औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम साइकोलॉजी का पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। उसमें हमारे पास क्या क्या है, सेंसेशन और परसेप्शन के डिफरेंसेस, परसेप्शन, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़, और उसमें ही हमारे पास होती है डेप्थ परसेप्शन जिसमें हम बिनोकुलर क्यूज़ पढ़ते हैं। फिर गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, यानी कि एक और वीडियो आएगी पार्ट 2 जिसमें सबलिमिनल परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन, इल्यूजन और उसकी टाइप्स आएंगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो CSS में क्वेश्चन आए हुए हैं वो है सेंसेशन और परसेप्शन के डिफरेंसेस, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स और डिटर्मिनेंट ऑफ परसेप्शन। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं और मेरे ख्याल से सेंसेशन और परसेप्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है और ये हमेशा बिलोंग करता है, मतलब इसके साथ जो चीज़ आती है वो है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल और परसेप्शन, दोनों साथ में ही आती हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले हमारे पास है सेंसेशन और परसेप्शन के डिफरेंसेस क्या होते हैं। सेंसेशन क्या है? सेंसेशन जो है, आप कोई भी स्टिमुलस आता है, ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्रोवोक करे रिस्पॉन्स के लिए, वो स्टिमुलस होता है। तो सेंसेशन क्या है? जब कोई स्टिमुलस आएगा जो आपके रिसेप्टर्स पे अटैच होकर एक इनपुट लेके आपके ब्रेन तक जाएगा, वो सेंसेशन होती है। सेंसेशन एक नॉर्मल सिंपलेस्ट होता है मेंटल प्रोसेस जिसपे इनपुट होता है, ठीक है। इनपुट क्या है? कोई चीज़ आपने, सेंसेशन क्या, आपने कोई चीज़ सेंस करनी है, ठीक है। सेंस कौन करवाता है? आपके सेंसरी रिसेप्टर्स करवाते हैं। परसेप्शन क्या है? कोई चीज़ परसीव होगी। परसीव मतलब क्या है? जो सेंस की हुई चीज़ है उसका मतलब जब निकल के आता है वो परसेप्शन होता है। यहाँ पे हम आगे जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और सेंसेशन क्या, उसके लिए स्टिमुलस आपको रिक्वायर्ड है। स्टिमुलस होगा तो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। अब सेंसरी रिसेप्टर्स में आपके सारे हैं, आपके देखने वाले हो सकते हैं, विजुअल हो सकते हैं, विजुअल का वर्ड हमेशा देखने से आएगा। आपके ऑडिटरी हो सकते हैं, ऑडिटरी क्या है, सुनने वाले हो सकते हैं, आपके टेस्ट के हो सकते हैं, आपके स्मेल के हो सकते हैं रिसेप्टर्स। कोई भी रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्रेन में इनपुट लेके जाते हैं और जब इनपुट होके इंटरप्रिटेशन आती है तो वो परसेप्शन होती है। कि आप, परसेप्शन क्या है बेसिकली, कि आपने कैसे परसीव किया उसको, ठीक है। अभी परसेप्शन जो परसीव किया है इसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स को जो होते हैं इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेकर, आपके मेंटल उस चीज़ को लेकर कोई आपकी वैल्यूज़ तो नहीं है, कुछ बिलीव्स तो नहीं है, तो वो चीज़ें सब इकट्ठी उसके ऊपर इफेक्ट करेंगी। उसके अलावा क्या है, सेंसेशन में आपके पास पैसिविटी होती है। पैसिविटी क्या है? कि आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व नहीं होते हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सेंसेशन, आपके इस टाइम इन्वायरमेंट में बहुत सी आवाज़ें होंगी, बहुत सब कुछ आप देख रहे हो, लेकिन आप हर चीज़ को परसीव नहीं कर रहे, हर चीज़ को आप इनपुट नहीं लेके जा रहे, वो सिर्फ जैसे हैं वैसे ही पड़ी हुई है। हाँ, स्टिमुलस अगर स्ट्रांग हो तो आप ऑटोमेटिकली आपकी सेंसेशन जो होती हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो उसकी इनपुट लेके आपके ब्रेन तक जाती हैं। जब हम आगे सिलेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जब आपका सिलेक्शन में अगर आपके स्टिमुलस ज़्यादा हो जाए, लाउड हो जाए, रेपिटिशियस उसमें आ जाए, तो कुछ भी हो तो वो आप ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट हो जाते हो। तो बेसिस सेंसेशन क्या, कि उसका हमें मेंटल एनालिसिस करके दो, कि हमें उस चीज़ को एनालाइज करके दो, परसीव करके दो, ये है क्या चीज़। सेंसेशन क्या, इनपुट जा रहा है। परसेप्शन क्या है, वो लिंक कर रहा है आपके एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस से, आपकी किसी भी चीज़ से, आपके बिलीफ से, किसी भी चीज़ से है कि आपने एक चीज़ को कैसे इंटरप्रेट किया, मतलब निकाल लेना परसेप्शन है, किसी चीज़ को महसूस कर लेना सेंसेशन है, ठीक है। अब हम इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं। सेंसेशन क्या है, रिंगटोन हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपका फ़ोन अपना बजता है तो आप परसीव कर लेते हो, फ़ोन बजा सेंसेशन है, लेकिन आपने परसीव किया आपका बज रहा है या किसी और का फ़ोन बज रहा है उस टाइम, तो क्या होता है, आपको परसीव हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में था, आपने पहले ही से अपने ब्रेन में स्टोर किया था कि ये रिंगटोन आपकी है, तो आप उसी हिसाब से अपने फ़ोन को चेक करते हो, ठीक है। ये क्या, परसेप्शन है। उसी तरीके से आपको फ़ोन हुआ और आपने फ़ोन पे आवाज़ सुनी किसी की, वो सेंसेशन थी। फ़ोन पे आवाज़ सुनते ही परसीव कर लेना, ये मेरी अम्मी की आवाज़ है, ये मेरी खाला की आवाज़ है, या किसी और की, वो क्या है, वो परसेप्शन होता है। अब हमारे पास सेंसेशन टू परसेप्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले आप सेंस करते हो फिर ही आप परसीव करोगे। सेंसेशन के लिए आपको स्टिमुलस चाहिए, और स्टिमुलस जो है वो आपका, मैंने अभी बताया कि आपकी स्मेल हो सकती है, आपकी ये विजुअल हो सकती है, आपकी सुनने की हो सकती है, या फिर आपकी टच की हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट आपके पास क्या है, सेंसेशन है, स्टिमुलस है। अब
स्टिमुलस आया, अब स्टिमुलस जो ये सब लाइट, साउंड, ये जो कुछ भी आ रहा है ये फिज़िकल एनर्जीज़ है। अब हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जीज़ पे काम करती है। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स क्या है, वो इनपुट को लेके जाने के लिए, रिसेप्टर के बाद न्यूरॉन्स का काम शुरू होता है। समझ लें एक वायर है, एक तार है जो ब्रेन तक कनेक्ट करती है रिसेप्टर्स को। अब वो काम करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भी। फिज़िकल एनर्जी का जो बाहर से आई उसको जब हमारे रिसेप्टर्स उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांसडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। न्यूरॉन्स का काम शुरू हुआ, न्यूरॉन्स लेके रिसेप्टर्स पे आए, रिसेप्टर से न्यूरॉन्स, अब ये जिसे मैंने कहा कॉर्ड होती है, आप इसे कॉर्ड या वायर समझे जो ब्रेन तक कनेक्ट करेगी, ब्रेन के पास वो इम्पल्स लेके जाएगी, इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचेगी, ब्रेन क्या करेगा, 3 प्रोसेस में कि सेलेक्ट करेगा, उसमें से सिलेक्शन करेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करके आपको बताएगा आपने ये चीज़ परसीव की है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सेंसेशन टू परसेप्शन का प्रोसेस। अब परसेप्शन देखा जाए, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है मेकिंग सेंस ऑफ अ स्टिमुला इन आवर एनवायरनमेंट। यानी आप जब भी अपने स्टिमुलस आपको मिला है, मैंने भी बताया स्टिमुलस क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोवोक करती है रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलस है। ठीक है, आप उसकी क्या करते हो, कोई सेंस बनाओ, उसको इंटरप्रिटेशन करो, उसको कोई मतलब दोगे, वो क्या हो जाएगी, परसेप्शन हो जाएगी। और परसेप्शन के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आपको मिलती है लाइट वेव्स विजन से, जो कि क्या है, फिजिकल एनर्जी। उसका कन्वर्ट होना इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में, वो क्या है, वो आपका ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूस एक चीज़ का स्टिमुलस मिलता जाए, वो क्या हो जाता है, आपके रिसेप्टर्स उस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स कम करते हैं, उसको हम कहते हैं अडैप्शन। अब अडैप्शन 2 टाइप्स की होती है, स्लो भी होती है, फास्ट भी होती है। और हम यहाँ बात करें सेंसरी अडैप्शन की। आप इसकी एग्जांपल लें, अगर आप अपना हाथ टेबल पे रखते हैं काफ़ी देर के लिए, आपको थोड़ी देर के लिए टेबल महसूस होती है, उसके बाद आपको टेबल महसूस होना बंद हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि टेबल वहाँ से गायब हो गई, आपका हाथ हो गया या रिसेप्टर्स नहीं रहे, ऐसा है कि आपके रिसेप्टर्स ने अब टेबल को रिस्पॉन्ड करना कम कर दिया है। तो ये क्या है, सेंसरी अडैप्शन। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ परसेप्शन की। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, 3 स्टेजेस में आपकी परसेप्शन होती है। स्टेज 1 है सिलेक्शन की। सिलेक्शन में आपने क्या करना है कि आपने सिलेक्ट करना है, मतलब आप खुद अपनी मर्ज़ी से देखोगे कि आपको क्या इनपुट करना है। अब 3 टाइप्स की आपके पास क्या होती है, सिलेक्शन, सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव एक्सपोजर, सेलेक्टिव रिटेंशन। सेलेक्टिव परसेप्शन आपसे कहते हैं कि आप खुद डिसाइड करोगे व्हाट यू वांट टू हियर, व्हाट यू वांट टू सी एंड व्हाट एवर यू सेइंग, क्या वो किसी बिलीफ पे है, आप खुद डिपेंड करता है, आपके वैल्यू से रिलेटेड है। कुछ भी आप देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, अगर वैल्यू से रिलेटेड, आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या देखना है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में एक टीचर है, उसका एक फेवरेट स्टूडेंट है, वो हमेशा उसने बिलीव किया हुआ है ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, कुछ भी उनके मतलब के इमोशंस हैं, कुछ भी है, वो बात की बात है, लेकिन उसने बिलीव किया हुआ है कि ये एक फेवरेट स्टूडेंट है, उसका ये अच्छा स्टूडेंट। अगर वो बदतमीज़ी करता है तब भी वो टीचर से इग्नोर कर देती है, या फिर अगर कभी टेस्ट में परफॉर्म नहीं करता तब भी इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसने ये चीज़ परसीव की हुई है, उसने उसको एक अच्छी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये वो खुद डिसाइड कर रही है कि उसने क्या उसके बारे में सुनना है, क्या उसके बारे में उसका बिलीफ है। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन है। सिलेक्टिव एक्सपोजर क्या है, इसको हम कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। और इसमें क्या है, इसकी आप एग्जांपल देखिए कि अगर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में आपने कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, तो आप वो न्यूज़ ज़्यादा देखना पसंद करेंगे जो आपके ओपिनियंस, आपके बिलीव्स या आपकी कोई भी चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। मतलब कि कोई भी आपकी बिलीव्स या ओपिनियंस के अगेंस्ट चीज़ ना हो, आप हमेशा वो देखेंगे जो आपके साथ मिलती जुलती चीज़ें होंगी। यानी खुद आप सिलेक्ट करते हो कि आपने अपने आप को किस चीज़ से एक्सपोज करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेक्टिव एक्सपोजर। सिलेक्टिव रिटेंशन क्या होती है कि आप वही जो आप मतलब आपके जो बिलीव्स हैं, जो आपके एटीट्यूड्स हैं, आप उसको बार बार रीइंफोर्स करते रहते हो और चीज़ों को याद करते रहते हो। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करते हो, वो वाली गलतियाँ नहीं दोहराते। वो क्यों नहीं दोहराते, क्योंकि सेलेक्टिव अटेंशन में आपको पता होता है कि इस चीज़ से आपको पहले नुकसान पहुंचा हुआ है। तो आप खुद आप क्या करते हो, अपने बिलीफ को आपने स्ट्रॉन्ग किया, अपने वैल्यूज़ एक्सपेक्टेशन को स्ट्रॉन्ग किया, ये याद रखते हुए कि ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ नहीं थी। तो एक्सपीरियंस इसमें रोल प्ले करता है। तो ये क्या है, सिलेक्टिव रिटेंशन, कि यू टेंड टू रिमेंबर व्हाट रेनफोर्सेस योर बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस। सेकेंड स्टेज क्या है, सॉर्ट या ऑर्गेनाइजेशन। अब सॉर्ट या ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि अब इसमें जस्टार्ट के प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं कि आप किसी चीज़ को ग्रुप कर देना, किसी चीज़ को आपने सिमिलैरिटी में रख देना, कुछ भी करना, यानी एक चीज़ को आपने अरेंज करना। जो स्टिमुलस आया था, अब हमने पहले उसको सेलेक्ट किया, अब हमने उसको अरेंज किया। ठीक है, अरेंज क्यों करें, क्योंकि हमने उसको कोई मतलब देना है। अरेंज हो गया, अरेंज करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं
इंटरप्रिटेशन जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, और अब क्या कर दिया, उसके साथ कोई मीनिंग को हमने जोड़ दिया, अटैच कर दिया कोई मीनिंग के, इस स्टिमुलस का ये मतलब था। अब डेफिनेटली ये आपके पर्सनल फैक्टर्स पे बेस करता है, आपकी एक्सपीरियंसेस पे बेस करता है, आपकी वैल्यूज़ पे बेस कर सकता है। अब यहाँ पे है फैक्टर्स जो होता है, दो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, एक होता है आपका स्टिमुलस, दूसरा आपके मोटिव्स। स्टिमुलस मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी अटेंशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई अब्रप्ट चेंज होगा, कोई भी चेंज आप देखते हो तो भी आपकी अटेंशन उस स्टिमुलस की तरफ चली जाएगी। अगर स्टिमुलस रेपिटिशियस होगा तो भी वो आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेगा। मोटिव्स क्या होते हैं, आपके डिज़ायर्स होती हैं, आपकी मतलब इनर ड्राइव जो आपको कुछ करने के लिए किसी सर्टन वे में उकसाती हैं, वो क्या होती है, मोटिव्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो तो आप चाहोगे आप कंफर्टेबल सोफ़ा पे बैठ जाओ या बेड पे बैठ जाओ, कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाओ, के बजाय इसके कि आपको प्लास्टिक की चेयर मिले या आप मतलब कि अनकंफर्टेबल वे में बैठे रहो। तो ये आपकी मोटिव है कि आराम करना है, एक इनर ड्राइव है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। अब हम देखते हैं बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़ क्या हैं। अब बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़ क्या है कि आप में कितनी एबिलिटीज़ या सलाहियतें हैं कि आप एक चीज़ को परसीव करते हो किस तरीके से, कितनी तरह से। सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न कॉन्स्टेंसीज़। कॉन्स्टेंसीज़ मतलब एक चीज़ कांस्टेंट है। अब क्या है पैटर्न कॉन्स्टेंसीज़ कि एक चीज़, कोई शेप या कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट, वो अपना साइज़ और अपनी शेप नहीं बदलेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एंगल। यानी अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड से बैठ के देखोगे तब भी आपको वही होगी, आप उसके ऑपोजिट चले जाओगे तब भी उसका साइज़ वही होगा, उसकी शेप वही होगा, उसका कलर वही होगा। तो ये क्या है, पैटर्न कॉन्स्टेंसीज़। फिर है पैटर्न परसेप्शन। पैटर्न परसेप्शन आपको क्या है कि उसका जो होगा, पैटर्न परसेप्शन में सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पैटर्न जो होगा वो मतलब कि डिफरेंट फिगर्स और आइटम आप रिकग्नाइज़ करते हो कनेक्शन और मेमोरीज़ बना के। ठीक है, जो भी आपको इन्फो परसीव होती है, यानी इसमें क्या करना है, आपको पैटर्न परसेप्शन हेल्प करता है जनरेट करने में और या फिर आप कह लो डिफ्रेंशिएट करने में डिफरेंट पैटर्न्स को। फॉर एग्जांपल आप देखो, आप रोज़ाना किसी से मिलते होगे, आपने एक डिफरेंट फेस देखा, ह्यूमन बीइंग के तो सेम फेसेस हैं, लेकिन आप कोई पैटर्न एसोसिएट करते हो उसके साथ ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको रिकग्नाइज़ कर सको, और जितनी बार आप उसको देखोगे उतने ज़्यादा आप उसको रिकग्नाइज़ करोगे, और यही पैटर्न परसेप्शन रेपिटिशंस और एक्सपीरियंस रिक्वायर करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज़ पे। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज़ ये कहते हैं ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता जो आपका वो मतलब कि एंगल कैसा है, कुछ भी है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में आपको सेम मिल रहा होगा जब वो कास्ट करेगा इमेज आपके रेटिना पे। रेटिना क्या है, आइस के आपको पता है आइस के पार आपके लेंस होगा, लेंस ने आपकी लाइट आई, लाइट को रिफ्लेक्ट किया यानी बेंड किया, बेंड करके जहाँ वो इमेज फेंक रहा है ना, मतलब पीछे एक पॉइंट है, उसको हम रेटिना कहते हैं। जो रेटिना है वहीं से आपके रॉज और कॉन्स होते हैं इलेक्ट्रो मतलब केमिकल में कन्वर्ट करके आपकी एनर्जी आपके ब्रेन तक पहुंचा रहे होते हैं। शेप, अच्छा ये शेप कॉन्स्टेंसी और साइज़ कॉन्स्टेंसी भी आती है, ये आपकी आती है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में, जिसमें ब्राइट कॉन्स्टेंसी, कलर कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी, साइज़ कॉन्स्टेंसी सेम रहती है, मतलब कि इसमें चेंज नहीं होती। मतलब आपको ऐसा नहीं होता एक साइड पे कलर और दिखे, दूसरी साइड पे आपको कलर और दिखे, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आपके पास है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट आपको क्या कहते हैं, ये मोशन परसेप्शन जो होती है ये आपकी एबिलिटी होती है नर्वस सिस्टम की, जो आपको इन्फर करके देता है उसकी स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और वो पूरा सीन में आपको बना कर देता है कि इसकी स्पीड कितनी थी, इसका क्या था, और ये बेस करता है आपके विजुअल यानी देखने वाली सलाहियत, वेस्टिबुलर सुनने वाली, और प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स पे। प्रोप्रियोसेप्टिव क्या होता है, सेंस ऑफ मूवमेंट करना, या सेल्फ बॉडी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स कहते हैं। लास्ट में है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन क्या है हमारे पास, डेप्थ परसेप्शन होता है कि आप कोई भी चीज़ 3D में देखना, 3 डायमेंशंस में देख लेना, आपकी कैपेबिलिटी को हम डेप्थ परसेप्शन कहते हैं। 3 डायमेंशनल क्या है, यानी आप उसकी हाइट देखो, लेंथ देखो, और उसकी आपको विड्थ, यानी 3 लेंथ और विड्थ के साथ आपको उसकी हाइट भी दिखे यानी उसकी डेप्थ भी दिख रही है, तो क्या है, परसेप्शन है। फॉर एग्जांपल आप इमेज देख रहे हो, इमेज में आपको 3 लोग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर गौर से देखो तो ये ट्रायंगल फॉर्म यानी कि जहाँ पे कन्वर्ज करके एंगल जा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको लग रहा है कि क्या है कि ये एक परसेप्शन है, मतलब कि एक आपको लग रहा है कि ये दूर तक जाएगा, ये एक मतलब कि साइड पे लोग खड़े हुए हैं, आपको ये तीनों ह्यूमन बींग सेम साइज़ के हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जो सबसे पहला है वो फ्रंट पे है, मिडिल वाला मिड में खड़ा है, और जो लास्ट सबसे बड़ा दिख रहा है वो लास्ट पे खड़ा हुआ है, इसी वजह से बड़ा दिख रहा है। तो ये क्या है, आपकी डेप्थ परसेप्शन है। 2 टाइप्स की होती हैं, मोनोकुलर क्यूज़,
बाइनोक्यूलर क्यूज़। बाइनोक्यूलर क्यूज़ क्या, आप एक ही आंख से 3D व्यू देख सकते हो। बाइनोक्यूलर क्यूज़ क्या है कि आपको दोनों आंखों की ज़रूरत पड़ती है 3D व्यू देखने के लिए। अब यहाँ पे आगे मोनोक्यूलर क्यूज़ क्या है। मोनोक्यूलर क्यूज़ क्या है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले लीनियर पर्सपेक्टिव। सबसे पहले ये आप ऊपर इमेज देख रहे हैं, इमेज में आपको ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल नहीं है, लेकिन क्या है, इसके कन्वर्ज होने की वजह से आपको ऐसा क्या लगेगा, ये 2 पॉइंट जहाँ कन्वर्ज हो रहे हैं कि ये रास्ता दूर तक जा रहा है। इस चीज़ ने क्रिएट क्या किया, आपकी डेप्थ को। तो ये क्या है, लीनियर पर्सपेक्टिव। रिलेटिव साइज़ क्या होता है, रिलेटिव साइज़ ये होता है कि आपने क्या किया, आपको जो पास में चीज़ होगी वो बड़ी या छोटी नहीं लगेगी, बल्कि आपको जो पास में चीज़ होगी, आप जो बड़े साइज़ की, आपको मतलब क्या ऐसा आप परसीव कर रहे हो कि ये जो चीज़ बड़े साइज़ की है ये पास है, और जो दूर जितनी चीज़ जाती जाएगी वो छोटे साइज़ की दिखेगी। ना कि आप ये सोचोगे जो मेरे पास चीज़ है उसका एक्चुअल साइज़ बड़ा है और जो दूर है उसका एक्चुअल साइज़ छोटा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको ये पता होगा ये रिलेटिव साइज़ है, आप कंपेयर करते हो, ठीक है। जो दूर वाली चीज़ है वो उसका साइज़ छोटा लग रहा होगा और जो पास वाली है बड़ा, आपको पता होगा ये चीज़ पास पड़ी हुई है, आप डेप्थ क्रिएट होती है इससे। फिर है ओवरलैप या इंटरपोजिशन। ये आप नीचे डायग्राम देखोगे रेड और ग्रीन वाली, इसमें क्या आपको पूछ रहे कि इसमें से आगे कौन सी है पीछे कौन सी, आप बल्कि इमीडिएटली बोल दोगे कि जो ग्रीन वाली है वो आगे है। ये किस वजह से कि ये दोनों चीज़ें ओवरलैप की हुई हैं। जो रेड वाली है वो है तो प्रॉपर ही, लेकिन वो पीछे है, और इस चीज़ ने इंटरपोजिशन ओवरलैपिंग की वजह से मतलब डेप्थ क्रिएट हुई है। इसे क्या कहते हैं, इंटरपोजिशन या ओवरलैप परसेप्शन। उसके बाद क्या है, एरियल प्रोस्पेक्टिव। अब एरियल क्या है, एरियल होता है मतलब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। ये जो आप यहाँ पे क्लाउडी ब्लू कलर की डायग्राम देख रहे हो, ये अगर आप देखो ये अब बादल जो हैं, मतलब आप एटमॉस्फेयर एयर देख लो। अब क्या है, शुरू में डार्क कलर है, आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते जाते उसका कलर फेड हो रहा है, लाइट हो रहा है। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि दूर जाते जाते बादलों ने रंग बदल लिया। आपको पता है कि जितना ज़्यादा कलर फेड हो रहा है इतना मतलब दूर है ये हमसे चीज़। तो ये चीज़ आपको क्या परसीव करवा रही है, डेप्थ को परसीव करवा रही है। ये क्या है, आपके पास मोनोक्यूलर क्यू है और जो एरियल पर्सपेक्टिव है। फिर है टेक्सचर, जो चीज़ जितने पास है। अब ये जो आपको यहाँ पे ब्राउन वुड्स दिख रही हैं या ब्रिक्स दिख रही हैं, सॉरी ब्रिक्स हैं, तो ये आपको जो दिख रहा है जितनी पास है, आपको पता है कि ये क्या है, उतना क्लोज व्यू है। जो अब दूर जितना जाते जा रहे हैं सिर्फ आपको कलर दिख रहा होगा, ना कि मतलब शेप प्रॉपर दिख रही होगी, तो आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ दूर हो रही है वहाँ से, यहाँ से ये पास है। उसके बाद है मोशन पैरालेक्स। अब ये एक मोशन पैरालेक्स क्या है, यहाँ पे समझते हैं। अब ये देखिए कि ये जो होती है मोशन पैरालेक्स, ये रिलेटिव स्पीड से जनरेट होती है। मतलब कि ये अराइज करेगी रिलेटिव वेलोसिटीज़ जो ऑब्जेक्ट की होती है, मतलब कि मूविंग पर्सन और मूविंग सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट होगा उसके दरमियान। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, सॉरी यहाँ पे आप देखें, ये बंदा है, ये ट्रेन में सफ़र कर रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। अब इसका जो व्यू होगा वो ये ऐसे है, मतलब ये इसकी आइज़ का व्यू है जो आप दोनों आंखों से वो देख रहे हैं। अब इसके बीच जो क्लोजर ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉग शो किया हुआ है, यहाँ पे ये इतना टाइम लेगा, मतलब इतनी जल्दी यहाँ से इसके व्यू से गायब हो जाएगा। जितनी जल्दी जो चीज़ उसके व्यू से गायब हो जाएगी वो क्या होगी, उतनी फास्ट मूव करती है, उसको देखिएगी, उसको लगेगा ये उतनी फास्ट मूव कर रही है। हाउस तो स्टेबल है। अब हाउस क्या है, अब हालांकि हाउस मूव भी नहीं कर रहा, लेकिन अब वो इसके इमेज में इतने टाइम के लिए रह सकता है, तो उसको लगेगा ये मीडियम स्पीड पे है, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रीज़ हैं उसको लगेगा ये यहाँ से यहाँ तक जब तक वो मूव कर रहा है, तो उसके विजन में ये चीज़ जितनी दूरत में उसके विजन में रह सकती है, तो उसको लगेगा ये स्लो मूव कर रही है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है मोशन पैरालेक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट में एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन बेसिकली चेंज होता है आपकी ऑप्टिकल पावर में, आप यानी आपके लेंस में चेंज आता है ताकि आप क्लियर इमेज मेंटेन कर सको या किसी फोकस कर सको किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। आपका जो नियर डिस्टेंस इसमें होता है 6.5 सेंटीमीटर का होता है आई से। और ये जो एकोमोडेशन है ये कंट्रोल करती है इंट्रिंसिक मसल्स। अभी हम आगे बाइनोक्यूलर में कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, वो कंट्रोल करती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है। अकोमोडेशन सिलरी मसल्स करती हैं, ठीक है। वो सिलरी मसल्स क्या हैं, लेंस के ऊपर होती हैं। ये आप लेंस देख सकते हैं, जितना फार ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उतना लेंस क्या होगा, वाइडन हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा, ठीक है, उतना बड़ा हो जाएगा, मतलब वो ताकि दूर से इमेज को फोकस कर सके। जितना नियर होता है उतना लेंस क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, तो उस ताकि वो इमेज फोकस कर सके। ये क्या होती है, आपके लेंस की जो शेप का चेंज होना होता है सिलरी मसल्स की वजह से, वो क्या है आपका अकोमोडेशन, ताकि वो इमेज को फोकस कर सके, ठीक है। उसके बाद है बाइनोक्यूलर क्यू। बाइनोक्यूलर क्यू में आपके पास है कन्वर्जेंस और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी। कन्वर्जेंस अभी बताया, कन्वर्जेंस क्या है,
अपनी दोनों आँखों को, इस बाइनोकुलर की हमने पहले बात की थी कि इसमें क्या आप दोनों आइज़ को यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आपने इनर आई को मतलब कि अपनी दोनों आइज़ को इनवर्ड रोटेट करना है और देखना है कि ये कहाँ तक मतलब कि कन्वर्ज करके एक ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकती हैं। जो नियर पॉइंट होता है इसका 6 to 10 सेंटीमीटर होता है और ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कंट्रोल करती हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो होती हैं वो आई की मूवमेंट करवाती हैं। हमने जो अकोमोडेशन में पढ़ा वो सिलरी मसल्स थी और वो क्या कर रही थी, वो लेंस कंट्रोल कर रही थी। जो कन्वर्जेंस है ये आई मूवमेंट करवा रही हैं, ठीक है। फिर अब बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, ये हम क्या करते हैं, आपके जो लेफ़्ट आई और राइट आई में जो डिफरेंस आ रहे हैं, आप यहाँ पे इमेज फोकस करें ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आप देखें एक जो रेड जो आपको पाई शेप दिख रहा है, ठीक है, ये माइलाइनर जो भी है पाई शेप जो आपको दिख रहा है, ये अगर आप इस वाली लेफ़्ट आई में देखेंगे तो ये देखें ये इनर साइड पे है, जबकि आप दूसरी साइड पे देखें राइट आई में तो ये आउटर साइड पे है, ठीक है। उसी तरीके से ग्रीन वाला देखें तो वो लेफ़्ट आई में आउटर साइड पे है और जो आपकी राइट आई है तब इनर साइड पे है। अब इसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है, आपकी लेफ़्ट आई और राइट आई में डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो आपको मतलब 3D व्यू मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, जो डिफरेंस की वजह से आ रहा है ऑब्जेक्ट को देखने की वजह से, ठीक है। ये हो गया बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। अब आ जाता है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। अब गेस्टाल्ट की एक थ्योरी भी है, गेस्टाल्ट पूरा एक मतलब कि पर्सपेक्टिव है, स्कूल ऑफ थॉट है, हमने इसमें पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब ये कहते थे, इनकी ये फेमस स्टेटमेंट है, द होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि एक चीज़ जो होल में अब जब आप देखते हो उसका मतलब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो अब उसके मतलब पार्ट्स में देखोगे उसका उतना, वो कहता है कि पार्ट्स में देखने से उसका मतलब एक असल चीज़ का खो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसके 5 प्रिंसिपल्स हैं, वो उसने इस चीज़ को लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ताकि एक चीज़ को आप कितना अच्छे से देख सकते हो, उसका मीनिंग कर सकते हो, ये प्रिंसिपल बताती हैं और ये पास पेपर का क्वेश्चन भी है। अब इस प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी, ये एस शेप आपको दिख रहा होगा। अब ये एस तो नहीं है, आप देखें ये रॉड है, रॉड पे आपको इस तरीके से लाइंस हैं, लेकिन अगर आप खुद अपने माइंड में ये सोच के इसको कंटिन्यूस कर दें तो ये आपको एस लगेगा, ऐसा ही है। तो ये कॉन्टीन्यूस मतलब कि हम लोगों ने एस को पूरा कॉन्टीन्यूस कर दिया, हालांकि एस कॉन्टीन्यूस नहीं है। एक चीज़ को खुद कॉन्टीन्यूस कर देना, एज्यूम कर लेना, वो क्या है, आपको एक मीनिंग दे देगा, तो वो क्या होता है, आपकी कॉन्टीन्यूटी होती है। उसके बाद है प्रॉक्सिमिटी, ये रहा प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या कहती है कि आप एक जो चीज़ें आपस में पास पास है उसको ग्रुप कर दो। ग्रुपिंग कर देना मतलब जो चीज़ आपस में, फॉर एग्जांपल ये 2 डॉट्स पास हैं, यहाँ से 3 डॉट्स होंगे, तो हम आपस में जो पास पास चीज़ें होंगी उसको ग्रुप कर देना, वो क्या होता है, वो आपकी ग्रुपिंग, वो प्रॉक्सिमिटी होती है। सिमिलैरिटी क्या कहती है, सिमिलैरिटी ये कहती है, फॉर एग्जांपल सिमिलैरिटी हमें इस चीज़ पे हेल्प करती है कि जो रिलेट करने वाली चीज़ें होती हैं उसे रिलेट कर दिया जाए और वो आसानी से याद कर रह सकती हैं, परसीव हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कोई डायग्राम, फॉर एग्जांपल आपको टी का मतलब नहीं पता, तो अगर ये डायग्राम हमें याद करनी हो और इसमें से किसी भी चीज़ का हमें मतलब ना पता, तो हम 2 इमेजेस फ़ौरन से याद करेंगे रिलेट करके कि ये इन दोनों का स्ट्रक्चर ऐसे है तो ये रिलेट हो जाएंगी। तो ये क्या है, सिमिलैरिटी। क्लोजर क्या है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको पता लगी है जी है, लेकिन ये अगर देखा जाए ये पार्ट्स में है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, लेकिन अगर आप इसको क्या करोगे, खुद ही क्लोज कर दोगे तो ये जी बन जाएगा। तो क्लोजर का प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जो चीज़ है उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारा माइंड लगाता है, जोड़ लगाता है, वो क्लोजर होता है, ताकि उसका मतलब निकाला जा सके। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप अब क्या कहते हैं, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप के लिए आप ये वाली इमेज देखें। अगर आप ब्लैक, अब आपका वाइट बैकग्राउंड है, मतलब आपका वाइट बैकग्राउंड है, आपको एक वाज दिख रहा होगा, अब यही बैकग्राउंड आप चेंज करें, आप ब्लैक को बैकग्राउंड पे ले जाएं और वाइट को पार्ट में देखें, तो आपको लगेगा कि 2 आदमी आपस में एक दूसरे को फेस किए हुए हैं। तो ये फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप है, वो जो कहते हैं कि आपके बैकग्राउंड का जो होता है वो बहुत ज़्यादा असर होता है आपके परसेप्शन के ऊपर। तो ये हैं आपके 5 गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे सबलिमिनल परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और जो हमारे इल्यूजन रह रहे हैं, तो जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किए वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में आ जाएंगे। इंशाल्लाह फ्रेंड्स, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं तो वो हम कवर करेंगे। तब तक के लिए